esteemed faculty, विद्यार्थी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यगण और मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, बहुत कुछ प्रिंसिपल मैडम ने आपसे शेयर किया है और मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में निरंतर ये लोग कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं। मैं बहुत सीरियस लेक्चर डिलीवर करने नहीं जा रहा हूँ, जो विद्यार्थ बहुत सारे मीटिंग्स में हमारे रहते हैं। यूजुअली whenever I find opportunity to counsel the senior students in the engineering colleges, MBA, IIT, I used to deliver lecture on science and spiritualism as my favorite subject. But यहाँ चूंकि बच्चे छोटे हैं, तो उनसे मैं सिर्फ जैसे मैडम बात कर रही थी उस शैली में कुछ बातें करूंगा आपसे, और जो आपके प्रोग्राम्स थे उसी से रिलेट करके बात। एक प्रोग्राम अभी लास्ट में जो चल रहा था, जीते चलो, यू नो आई एम फिजिक्स स्टूडेंट। कितने लोग इसमें जो फिजिक्स पढ़ते हैं? ओके, maybe that may not be the part of your curriculum right now, maybe in the graduation and post-graduation. The cosmos is made of particles, and every particle is oscillating wave, a vibrating wave between the two opposite poles. They look like opposites, but primarily they are complement, positive, negatives, and oscillating, vibrating energy. Each particle, if each particle is an oscillating wave, and we all are wave, we look like substance, we look like material. Why? Because there is a disturbance in the wave pattern. Whenever there is a disturbance in the wave pattern, some shape appears. इसलिए बुद्ध ने कहा सर्व दुखम, क्योंकि जो हमारी तरंग, हमारी जो अस्तित्व का कारण जो हमारी ऊर्जा तरंग है, वेव एनर्जी, उसके प्रवाह में, उसकी कंटिन्यूटी में जब भी कहीं डिस्टर्बेंस होता है तब शेप ग्रहण, आकार मिलता है। जब आकार डिस्टर्बेंस ऑफ वेव है तो नेचुरली हमें नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम तो आएगी ही, बट दैट वेव इज ऑलवेज एवर फ्लूइड, एवर डायनेमिक, दैट इज नॉट स्टैग्नेंट। इसलिए जब बच्चे गीत गा रहे थे, जीते चलो बढ़ते चलो, और एज ए फिजिसिस्ट जो बहुत सारे भौतिक शास्त्री हैं, वो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ग्राउंड में कई किलोमीटर नीचे टनल बनाते हैं, फिर पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के बाद उसके रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद उसकी एवरेजिंग करते हैं, फिर एवरेजिंग करके रिजल्ट के देन थ्योरम क्रिएट करते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। लेकिन जब बच्चे गीत गा रहे थे, जिस तरह से हाथ में हाथ मिला करके झूमते हुए, सारे प्रोग्राम्स आपके जो थीम थे नाटक के अलावा, नाटक तो बाद में होंगे, उसमें जो गीत गा रहे थे, तो आई एम ए फिजिसिस्ट, बट आई लर्न मोर फ्रॉम द डांसेस। मुझे लगा कि ये पूरी ऊर्जा की तरंग, प्रत्येक कण तरंग की तरह प्रवाहित होती हुई हमको ऊर्जान्वित करती है। Oscillating waves, and the group of waves oscillating, vibrating, rising waves. इसलिए जब भी मुझे स्कूलों में आने का मौका मिलता है, मैं जरूर आता हूँ। इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं कोई कृतार्थ कर रहा हूँ आपको, जैसे भी हो सकता है कोई थैंक्स भी ये कहे कि डीएम साहब आए अपने बिजी शेड्यूल से, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिज प्रेजेंस। बट एक्चुअली मैं धन्यवाद हृदय से देता हूं फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, इसलिए कि whenever I come to school,
There are so many young rising waves in front of me. हम लोग क्या है, जब एज धीरे धीरे क्रॉस करने लगती है 35, 40, तो become like a dissipating wave. The waves start dissipating. You may not listen. But these waves are the rising waves. The rising waves. And this is the reservoir of energy. और प्रिंसिपल लोग इसलिए यंग रहती हैं, कितनी भी एज हो जाए, because they live in the reservoir of energy. तो मुझे लगता है कि भाई कभी हम भी मौका लें उस रिजर्वायर में आने का. इसलिए I always, whenever I get opportunity, I avail it. I never miss it. To renew my energy, to revitalize my energy, to rejuvenate my energy. And it's true from the core of the heart. Number 2, जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, इसलिए उस गीत से सीखो. उस नाटक से रिलेट कर रहा हूं आपके गीत को, और बहुत ही मौजू था. इट वॉज वेरी कंटेम्परेरी, वेरी कॉम्प्लीमेंट्री रहा. एक और जो नाटक में किसान अपने को आत्महत्या करता है, सुसाइड कमिट करता है, और उसके बाद एक गीत आता है उमंग, तरंग और पॉजिटिविटी का, और उसके बाद एक गीत आता है जीते चलो, रुको मत, बढ़ते चलो. किसकी तरह बढ़ते चलो? प्रकृति की तरह. प्रकृति की तरह बढ़ते चलो, जैसे हवाएं बढ़ती चलती हैं, जैसे जल का प्रवाह चलता रहता है, जैसे प्रकृति के अनेक हिस्से, अनेक घटक निरंतर चलते रहते हैं, सारे झंझावातों के बावजूद चलते रहते हैं, उसी तरह चलते रहो. और किस तरह चलते रहो? जैसा उपनिषदों में कहा गया. मुझे कहा गया संस्कृत में शायद पढ़ाया जाता है. कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं? 8वीं तक पढ़ते हैं. 9वीं 10वीं में भी कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं? रेज योर हैंड. ओके. एक वाक्य उपनिषद का, संवदध्वम संरक्षध्वम समो मनांसि जानताम. साथ चलो, साथ बोलो, स्वर समानता हो, समवेत स्वर हो, समवेत गति हो, और हमारी चिंतन भी समवेत हो. कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम इज द कोर फॉर एनी सक्सेस. तो जो कलेक्टिव विजडम है, वो गीत अपने आप में उस किसान को प्रेरणा देने के लिए काफी है कि मृत्यु इसका कोई समाधान नहीं है. अगर समाधान है तो संघर्ष. ये प्रकृति में हमको होता है, एवर चेंज, एवर फ्लूइड, एवर डायनामिक. और एक शब्द आप सुनते होंगे भगवान. कितने लोगों ने सुना है शब्द को भगवान? हाथ उठाइए. अरे सब लोग रोज तुम्हारे माँ पिताजी कहते होंगे भगवान करता है ऐसा, भगवान करता है वैसा, भगवान ऐसा करता है. सुनते होंगे ना भगवान को. भगवान का अर्थ क्या है? Different philosophers, religious theorists may define it in different terms. Christianity will define in some other words, Islam in some other words, Sanatan will in some other words, Buddhism in some other words. But है क्या भगवान? उपनिषद कहता है भ से एब्रिविएशन करो. भ से भूमि. क्या है भ से? ग से गगन. व पर आ की मात्रा, व प्लस व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर, चित जल पावक गगन समीर. यही है भगवान. इसके अंदर कोई भगवान नहीं. लेकिन इस भगवान को कैसे पूछते हैं? रोज उसके साथ अत्याचार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान की हमको कृपा मिल जाएगी. जिस भगवान को रोज हम कुछ न कुछ उसको, अभी एनिमीज गिना रही थी प्रिंसिपल मैडम, आप में से सबसे पहले किसी ने कहा पॉल्यूशन. अगर पॉल्यूशन हमारी एनिमी है, उसको किसने क्रिएट किया है एनिमी? हमने किया. जो हमने ही शत्रु बना लिया भगवान को, कैसे? पीड़ित करके.
भगवान को पीड़ित करके उसको अपना शत्रु बना के प्रदूषण खड़ा कर लिया दानव, और फिर रोते हैं कि साहब तो प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया। ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत डिटेल उसकी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूं, बट बच्चों जब आप आगे बढ़ना तो देखना कि जो डेवलपमेंटल मॉडल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारे विश्व में चल रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज सेल्फ जनरेटिंग पॉलिटिक्स। वो पॉल्यूशन को जन्म देता है। कहीं भी हमें पूरे के पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को चेंज करने की जरूरत है, पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है अपने नजरिए में, अपने दृष्टिकोण में। जो हमारा उपनिषद कहता है ईशा वाष्यविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा। एक शब्द आता है तेन तक्तेन भुंजीथा, उसका अर्थ है कि त्यागो और भोग करो। जिसका त्याग करो उसी का भोग करो। बड़ा विचित्र सा लगता है वाक्य, लेकिन ये वाक्य अगर ठीक से हम अंगीकृत कर लें, वी इंटरनलाइज प्रॉपर्ली द स्पिरिट ऑफ दिस स्टैंडा, then no need of any environmental activism, no need of any environmental laws. अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए उतना ही मिनिमम न्यूनतम ग्रहण करो प्रकृति से, जितना तुम्हारी जिजीविका के लिए बहुत ही आवश्यक है। उससे भी ग्रहण मत करो, पर हम रोज उसको पीड़ित करते रहे। और एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में अगर मैं कहूं व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द डेथ, कोई बता सकता है इन वन लाइन? व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द डेथ, डिफाइंड इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सोचो, कोई परीक्षा नहीं ले रहा, ग्रेडिंग नहीं कर रहा। अरे भी मैडम का तो सबका जवाब दे रहे थे यार, हमारा एक आप तो जवाब दो। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यस। और कोई? देखो ये तो बेईमानी है। मैडम के प्रश्न का सब लोग जवाब दे रहे थे, यस मैम, दिस मैम, दैट मैम। और हमारी बात में कोई मैं बेगाना हूँ, एलियन हूँ? तुम्हारे अंकल हूँ भाई, जवाब दो। नहीं सोच रहा गलती हो जाएगी। एनर्जी फ्लैग, ओके। एनीबॉडी एल्स? सभी लोग सच है, मैं इसमें कोई नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, बट माई लैंग्वेज ऑक्सीजन इज लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड इज डेथ। अगर आप ऑक्सीजन जितना बढ़ाओगे फॉर एनिमल, नॉट फॉर वेजिटेशन, हमारे आपके लिए हमारी जिंदगी क्या है? ऑक्सीजन। और इसकी औकात कब पता चलती है? जब कभी हमारे आप में से कोई नियर डियर बीमार होता है और गैस सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल्स में घूमते हैं, और हॉस्पिटल वाला कहता है कि हमारे यहाँ सिलेंडर तो 3 ही है, चौथा हमें इस समय नहीं है, सॉरी। और हमारे प्रियजन को ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरते हुए जब हम देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वृक्ष हमारा कितना बड़ा भगवान है। तब रियलाइज होता है, वैसे रियलाइज नहीं करते। हमारी आदत भी है कि हम रियलाइज तभी करते हैं जो अपने पे कुछ पड़ गई। जनरल फीलिंग हमारी नहीं उससे रिलेट करती है। अभी जब थोड़ा सा अर्थक्वेक होगा, थोड़ा सा हिला, और इस मंजिल से कूदते हुए फांकते हुए बच्चे और प्रिंसिपल टीचर हाहाकार मचेगा, अरे देखो अर्थक्वेक आ गया, इधर करो, ये करो, वो करो। ठीक है, कभी कभी हुआ कि नहीं? एक आध बार हुआ है ना? फिर शुरू हो जाती है पढ़ाई, डिजास्टर के अवेयरनेस, इवैक्यूएशन प्लान, सेफ्टी प्लान, डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और जब हिलना बंद हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, घर में जाते तो भूल जाते हैं। और कहते क्या है कि अर्थक्वेक क्या है? नेचुरल डिजास्टर। हम कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यहाँ बैठे हैं। Though there are so many cosmic effects, so many astrophysical equatorial relationships to generate this kind of storms, but the basic 80% reason is the mankind। रीजन क्या है? जब पृथ्वी के सारे भूगर्भीय शक्तियों के समीकरण को परिवर्तन करने के लिए हम गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं,
तो धरती तो कभी न कभी हमें अभिशाप देगी ही, और अभिशाप के लिए में तैयार होने की जरूरत। वो तभी संभव है जो बच्चे गा रहे थे कि वृक्ष धरती के श्रृंगार है। एक लाइन मुझे थोड़ी खटकी, मैं बच्चों के गीत को बहुत प्यार से सुनता हूँ, कभी ऐसे अवॉइड नहीं करता हूँ जैसे नॉर्मली चीफ गेस्ट आते हैं कि गाना वाना हो रहा है चलो ताली बजा दो। एक एक शब्द पर ध्यान देता हूँ। उस गीत में एक था कि उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा है कि वृक्ष पुत्र के समान है। मुझे बात बहुत खलती है, इसको ये क्यों नहीं कहते हैं कि वृक्ष पुत्री के समान? हम तो कह रहे पुत्री के समान, एक कदम आगे बैठे। इसलिए गर्भधात्री कौन होती है? महिला होती है, सर्जना की प्रतीक महिला होती है, उसको धारण करने की क्षमता जिसमें होती है वो महिला होती है, और वृक्ष में हमारे जीवन को धारण करने की क्षमता है। रक्षाबंधन पर मैं एक से अपील करूंगा आप लोगों से, आप क्यों समझते हो अपने को क्या सुरक्षित हो आप? ठीक है, भारतीय संस्कृति का पालन करो, लेकिन अब दौर बहुत बदल चुका है। वृक्षों को राखी बांधो। सबसे बड़ी रक्षा अगर कोई हमारी कर सकता है वृक्ष, क्योंकि हमारा जीवन संकट में है। ऑक्सीजन, अगर कोई इसमें पुरुष और स्त्री सभी वृक्ष को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि सबकी जीवनदायिनी शक्ति वृक्ष। इसलिए वृक्षों को मैंने पिछली बार भी अपील किया था कि राखी बांधो, उसका पालन करो। बर्थडे कितने लोग मनाते हो अपने? अरे कोई ऐसा है जो नहीं मनाता? अगर जो नहीं मनाता होगा उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। सभी मनाते हो ना? कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ कि कभी ये जो इंडिपेंडेंस डे की चर्चा कर रही थी मैडम, उस दिन भी वृक्ष लगाते हो, उस दिन उस दिवस को मनाते हो अपने जन्मदिन के रूप में, अस्तित्व दिवस के रूप में। पैदा हम उस दिन होते हैं, हमारा अस्तित्व धरती पर आता है, इसलिए उस दिन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो राष्ट्र 10,000 20,000 वर्ष पुराना है पुरातन वेदों के अनुसार, लेकिन जो आधुनिक भारत कॉलोनियल क्लचेस से जो बाहर आया, अंग्रेजों की हुकूमत की गुलामी से जो बाहर आया, तो 15 अगस्त हमारे आधुनिक राष्ट्र का जन्मदिन तो है। इस जन्मदिन को कितने लोग मनाते हो? शासनादेश हो गया तो मना लिया, और ये भी कोशिश करते हैं कि 15 अगस्त को छुट्टी हो जाए मैडम, 12 अगस्त को मना लो इंडिपेंडेंस डे। ये भी होता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट जनरली होने लगा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में देखा है कि लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को कोई एक स्टाफ जाके झंडा फहरा देगा और बाकी लोग घर रहना और 2-1 दिन पहले मना लेना। इसको आलोचना के रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं दिल से जिस समय जो समझ में आता है बोलता हूं। 15 अगस्त इज नॉट हॉलीडे, इट इज अ डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको कभी डोंट कंसिडर इज एन हॉलीडे। अगर इसको छुट्टियां हमने मान लिया, हॉलीडे मान लिया, तो देश सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, सो जाएगा। शहीदों को नमन नहीं कर पाएंगे ठीक से हम। आप होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, सारे त्योहार मनाते हो, बड़ा दिन मनाते हो, क्रिसमस डे सब मनाते हो। उस दिन हमारे किचन में भी अलग अलग व्यंजन बनते हैं, कपड़े भी अलग अलग सिले जाते हैं, बनवाए जाते हैं। लेकिन इन दिवसों पर जिस दिन की पूरा का पूरा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ हो और ऐसी हुकूमत से हुआ हो जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उस दिवस को हम विक्ट्री डे, सेलिब्रेशन डे के रूप में मनाने में क्यों हेजिटेट करते हैं? और रिपब्लिक डे जिस दिन हमको गणराज्य मिला, संविधान मिला, आधुनिक गीता, आधुनिक कुरान, आधुनिक बाइबल मिला, बल्कि तीनों को जोड़ करके एक सबसे पवित्र ग्रंथ मिला, उस दिन को हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते और शासनादेशों के तहत मनाते हैं। और कभी कभी जो मनाने की व्यथा है, गाथा है, वो सिर्फ बच्चों पर थोप करके और बच्चे मना लेते हैं, बाकी लोग शांत हो जाते हैं। इसको भी कहीं परिवर्तन की जरूरत है। ये स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। और तभी ये जितने भी दुश्मन मैडम से आप गिना रहे थे ना, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म,
करप्शन, टेररिज्म, नक्सलिज्म, पॉल्यूशन, जितने भी आप गिरा रहे थे सब चीजें, ये तभी दूर होंगी जब हम अपने सभी धर्म और विश्वासों से ऊपर उठकर एक राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र ध्वज को और भारतीय संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार करेंगे। तभी राष्ट्रीय करूंगा। और 14 अगस्त को मैंने खत लिखा है सारे प्रिंसिपल्स को भी और अपने फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट किया है कि उसकी पूर्व संध्या पर जैसे दिवाली मनाते हो, 12 उपवास मनाते हो, उस तरह से एक पूर्व संध्या पर एक दीप शहीदों के नाम जलाकर, जिनके कारण से हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, आपके सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। और मैडम से जो मैंने जाना है, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर स्कूल में होता है। गुड पेरेंटिंग, क्वालिटी स्कूलिंग इज द बेसिस फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। और ये विद्यालय उस दिशा में अग्रणी है, मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूँ इस दिशा में। और जिस तरह से कार्यक्रम बच्चों ने किए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो लर्निंग थ्रू ड्रामा, थ्रू सॉन्ग्स आपने सिखाने की कोशिश कर रही हैं, कल्चरल अवेयरनेस को आप इसके अंदर कोशिश कर रही हैं कल्टिवेट करने की, तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। और बच्चों में आपसे भी, आपकी प्रतिभाओं से भी मैं मुखातिब हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाला इस देश का भविष्य आप जैसे सरकारों के हाथ में निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। और चूंकि आप पॉजिटिविटी का गीत गाते हुए जा रहे थे, इसलिए मैं खुद भी चूंकि हिंदी की कविताएं लिखता हूँ, इसलिए अपनी 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। कभी निराश नहीं होना चाहिए। वो जीवन के थके पखेरु, बढ़े चलो हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो, क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है, जाने क्यों तुझसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। थैंक यू।